कहीं इच्छाएं क्यों पति और बच्चों में वो भूल गई अपना अस्तित्व। उसका दिल था ही इतना नाजुक कि हर छोटी बड़ी बात पर बच्चों की तरह रो पड़ती। जिंदगी भर पति बच्चों सब ने उसे सिर आंखों पर बिठाया, फिर भी आदत से मजबूर वह हर खुशी को आंसुओं में सराबोर किए बिना न रह पाती। आज मेरे बेटे अरुण का अमेरिका से फोन आया। जब उसने मामा कहा तो मुझे ऐसा लगा मानो उसने मुझे पहली बार पुकारा हो। मेरे रोम रोम में एक अजीब सा कंपन हुआ और आंखें नम हो गईं। लेकिन जब उसने अपने डैडी के बारे में ज्यादा और मेरे बारे में कम बातें की तो मैं सारा दिन रोती रही। दिन भर यही सोचती रही कि उसने मेरी तबीयत के बारे में क्यों नहीं पूछा। उसने ये क्यों नहीं पूछा कि मामा तुम्हारे जोड़ों का दर्द कैसा है। बस पापा के ब्लड प्रेशर के बारे में, उनके काम के बारे में और फैक्ट्री के बारे में ही पूछता रहा। उसने अपनी छोटी बहन वत्सला के बारे में भी पूछा, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि मामा तुम कैसी हो। सारा दिन बीत गया लेकिन मेरी रुलाई नहीं रुकी। यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। विजय फैक्ट्री से आ गए थे। मैंने मुंह धोया और किशन से चाय बनाने को कहा। उनके फ्रेश होने के बाद जब हम दोनों चाय पी रहे थे तो मैं चाह कर भी उन्हें अरुण के फोन के बारे में नहीं बता पाई। मुझे डर था कि बताते बताते मेरा गला रुंध जाएगा और मैं शायद रो पड़ूंगी। रात को खाने की मेज पर भी मैं कुछ न कह सकी और बात को सुबह की चाय के लिए छोड़ दिया। मैं शुरू से ही काफी भावुक रही हूँ। हालांकि भावुक हर इंसान होता है, क्योंकि अगर भावनाएं नहीं होंगी तो वह इंसान नहीं होगा। कुछ लोग अपने भावों को छिपाने में माहिर होते हैं, मेरी तरह नहीं कि जरा सी बात पर रोने लगे। कभी भी अपनी इस कमजोरी पर मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं भी चाहती हूँ कि दूसरे लोगों की तरह मैं भी बनावटी कवच ओढ़कर अपने सारे दुख दर्द को उसके अंदर समेट लूं और बाहर से हंसती रहूं। लेकिन जिंदगी के लगभग 5 दशक पूरे करने के बाद भी मैं हर छोटी बड़ी बात पर बच्चों की तरह रो पड़ती हूँ। कई बार तो मैं बहुत पुरानी बातें याद करके भी अपनी आंखें नम कर लेती हूँ। अब ये रोना मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिंदगी में मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। मायके में माँ बाप की एकलौती बेटी थी तो ससुराल में सास ससुर की एकलौती बहू बनी। फिर भी मेरा और मेरे आंसुओं का साथ ऐसे रहा जैसे नदी और पानी का। मैंने शायद ही आज तक ऐसा कोई दिन बिताया हो जिस दिन रोई न हूँ। रात को बिस्तर पर लेटी तो फिर अरुण के फोन का ख्याल आ गया। बचपन में भी जब बाबूजी भैया के लिए पतंग या गेंद लाते थे तो मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोया करती थी। हालांकि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरी गुड़िया थी, गुड़िया का बिस्तर था, रसोई का सामान था और ढेरों खिलौने थे, लेकिन फिर भी उस समय मैं खुद को उपेक्षित महसूस करती थी। मेरी माँ काफी कठोर स्वभाव की थी। मुझे याद नहीं है कि कभी उन्होंने मुझे प्यार से गोद में बैठाया हो या कभी अपने साथ बाजार ले गई हूँ। मैं अपनी फरमाइश बाबूजी को ही बताती थी, उन्हीं के साथ बाजार जाती थी। वैसे माँ के इस व्यवहार का कारण मुझे अब समझ में आता है। दरअसल हमारा ननिहाल ज्यादा पैसे वाला नहीं था। माँ अभावों में पली थी। हमारे बाबूजी सरकारी वकील थे, इसलिए घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। माँ अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने में लगी रहती। वैसे तो वे काफी कंजूस थी, लेकिन अपने गहनों और साड़ियों का उन्हें इतना शौक था कि महीने में 4 बार सर्राफा बाजार हो आती थी। मुझे तो तब आश्चर्य हुआ था जब मेरी शादी होने वाली थी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कुछ ही दिनों में उनकी बेटी उन्हें छोड़कर चली जाएगी, बल्कि उन्हें ये चिंता थी कि वे लहंगा पहले दिन पहनेंगी या दूसरे दिन और लाल वाली साड़ी के साथ सोने का हार पहनेंगी या मोतियों का। माँ घंटों तक अलग अलग गहने पहन कर खुद को आईने में निहारती रहती और मैं चुपचाप रोती रहती। माँ ने कभी मेरी किसी इच्छा का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कभी किसी बात में मेरी तारीफ नहीं की। हाँ, मेरी गलतियाँ खूब निकालती थी। मुझे याद है जब मैंने शुरू में रोटियां बनाना सीखा था तो एक दिन बाबूजी बोले, वाह बेटा तू तो बहुत बैया फूल के बनाने लगी है। क्या खाक बैया बनाने लगी है। सारी रसोई में आटा फैला दिया। माँ झट बोली थी। माँ ने ये बोलकर मुझे जो दुख दिया उसे मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता। कभी भी मैं ये सोचकर पोंछा लगा देती कि शायद माँ खुश हो जाएं,
लेकिन माँ देखते ही शाबाशी देने के बजाय चिल्ला उठती, यह क्या किया बेवकूफ, पोंछे का पानी नाली में डाल दिया। अरे इसे क्यारी में डालना था। मैं बाथरूम में जाती और नल खोलकर खूब रोती। माँ को न मेरी बनाई हुई चाय पसंद थी और न मेरी की हुई तुरपन। उन्हें मेरा गाना भी पसंद नहीं था, जबकि इसके लिए मुझे स्कूल में कई इनाम मिल चुके थे। जब माँ घर से कुछ दिनों के लिए किसी शादी में या अपने मायके जाती तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती। मैं इस जिम्मेदारी को जहाँ तक होता काफी अच्छी तरह निभाती और ये उम्मीद करती कि माँ अगर शाबाशी नहीं भी देंगी तो कम से कम डांटेंगी तो नहीं। पर वे आते ही अपनी आदत के मुताबिक चिल्ला उठती, तूने तो 2 दिनों में ही सारा घी खत्म कर दिया। यह बाबूजी की पैंट क्यों नहीं धोई? भैया का कमरा इतना गंदा पड़ा है, ठीक नहीं कर सकती थी? क्या करती रही तू? माँ के सामने मेरी कभी बोलने की हिम्मत न हुई, लेकिन मन ही मन खूब जवाब देती, माँ घी खाया ही तो है, फेंका तो नहीं। और इन दिनों पानी कुछ कम आया, इस वजह से पैंट रह गई। बाकी धुले हुए कपड़े नहीं दिखे, इसी पैंट पर नजर पड़ी। मैं भैया का कमरा कब ठीक करती? सुबह खाना बनाने में रह जाती थी और शाम को स्कूल से लौटकर अपनी पढ़ाई करती थी। मैं ये सब खुद ही सोचती रहती और रोती रहती। मैं हमेशा माँ के मुंह से अपनी तारीफ सुनने को तरसती रही, लेकिन मेरी ये इच्छा कभी पूरी न हुई। वैसे माँ मुझे ही नहीं डांटती थी, वे बाबूजी को भी ऐसे ही फटकार लगती। एक बार बाबूजी अपना छाता कहीं भूल आए तो माँ ने उन्हें ऐसे लताड़ा कि उनकी बेचारगी देखकर उस दिन में रात भर तकिए में मुंह छिपा कर रोती रही। माँ की इस हिटलरशाही से तंग आकर मैं ये भी सोचने लगती कि काश मेरी शादी हो जाती तो रोज रोज की खिचपिट से और इस घुटन से तो छुट्टी मिलती। दरअसल जब इंसान को बचपन में प्यार नहीं मिलता है तो वह इस प्यार को अपने जीवन साथी और बच्चों में तलाशने की कोशिश करता है। मेरे अंदर भी एक आशा थी कि शादी के बाद मेरा पति मेरे सारे दर्द बांट लेगा, मैं उसके सारे दुख ले लूंगी और एक दूसरे की तकलीफें दूर करते हुए हम अपना जीवन आसान कर लेंगे। लेकिन होने में तो कुछ और लिखा था। मेरा सारा सोचना व्यर्थ गया। मेरी शादी एक संपन्न घराने में हुई। व्यापारिक घराना था। ससुर जी की 2 फैक्ट्रियां थीं। घर में सभी सुख सुविधाएं थीं, नौकर चाकर थे और माँ जैसी सास थी जिन्हें पाकर मैं निहाल हो गई थी। जब वे प्यार से मुझे अपने गले लगाती या मेरे गालों पर हाथ फेरती तो मेरी आंखें अपनी आदत के अनुसार झरझर बहने लगती। मेरे पति विजय ससुर के साथ बिजनेस में हाथ बटाते थे। विजय सुदर्शन व्यक्तित्व के एक बहुत ही सीधे सादे इंसान हैं। वे मेरी हर इच्छा का ख्याल रखते। वे खुद तो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन मेरी हर छोटी बड़ी बात को सिरांखों पर रखते। उनकी कम बोलने की आदत की वजह से धीरे धीरे मुझे तकलीफ होने लगी। वे मेरा तो हर दर्द दूर करने की कोशिश करते, लेकिन अपनी कोई तकलीफ मुझे नहीं बताते। अपनी परेशानियां खुद ही झेल लेते। उन्हें बुखार है, इसका पता मुझे नौकरों से चलता था। उनकी कार का पिछली शाम एक्सीडेंट हो गया, वह बात भी मुझे अपनी सास से मालूम होती थी। वे मुझे किसी बात की इत्तला देने की जरूरत नहीं समझते थे, जबकि मैं उनके दुखों को बांटना चाहती थी, उनका सहारा बनना चाहती थी। जब ये बातें मुझे दूसरों से मालूम होती थी तो मेरी आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हो जाती। बचपन की आदत के मुताबिक मैं विजय को मन के कटघरे में खड़ा करके खुद ही सवाल जवाब करती रहती। मैं उनकी जीवन संगिनी हूँ। क्या मुझे उनकी तकलीफों को जानने का अधिकार नहीं है? उनके मन में क्या चल रहा है यह मुझे पता चलना जरूरी नहीं है। और इसकी सजा थी मेरा रात भर का रोना। जब लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके बताया कि मैं मां बनने वाली हूं तो फिर एक बार आशा बंधी कि कोई होगा मेरा अपना जो मुझे समझेगा, मेरी तकलीफ दूर करेगा। ये सोचकर मैं फिर रो पड़ी। डॉक्टर ने सोचा मैं घबरा गई हूँ, इसलिए वे मुझे समझाने लगी, डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारी सास को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं यहीं आकर तुम्हें देखती रहूंगी। लेकिन इन्हें क्या पता कि मैं तो इस आशा पर खुश होकर रो रही हूँ जिसने फिर से मुझे जीने की प्रेरणा दी है। आशाओं के अभाव में तो जीवन शून्य हो जाता है। विजय इस खबर से काफी खुश थे। अब वे मेरा और ज्यादा ख्याल रखने लगे। मैंने एक प्यारी सी बेटी की तमन्ना की थी,
लेकिन मुझे पहला बेटा हुआ। मुझे याद है जब मैंने पहली बार अरुण को गोद में लेकर उसका माथा चूमा था तो उसके माथे पर मेरा एक आंसू टपक पड़ा था, जिसे मैंने सबकी नजरें बचाकर जल्दी से पोंछ दिया था। अब मैं काफी व्यस्त रहने लगी थी। विजय सुबह अरुण के उठने से पहले ही चले जाते और उनके लौटने तक अरुण सो जाता था। मैं वैसे भी अरुण को किसी से बांटना नहीं चाहती थी। उसे जमाने भर की खुशियां देना चाहती थी। उसे इतना प्यार देना चाहती थी कि जितना आज तक दुनिया में किसी माँ ने अपने बेटे को न दिया होगा। आज अरुण 25 साल का है और मुझे याद नहीं कि मैंने उसे आज तक किसी बात पर जोर से डपटा हो, मारना तो दूर की बात है। लेकिन मेरे दिल को सबसे बड़ा झटका उस समय लगा जब अरुण ने अपने मुंह से पहला शब्द माँ के बजाय पा निकाला था। अब वो अपने पापा को देखकर उछलने लगा था और मेरी गोद से उतरकर उनके पास जाने की जिद करता। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोती रहती। विजय ने उसका दाखिला अपनी पसंद के स्कूल में करवाया। वे उसे अपनी पसंद का नाश्ता करवाते और अपनी पसंद के कपड़े भी पहनाते। उन्हीं दिनों अचानक ससुर जी का देहांत हो गया। ज्यादा समय नहीं गुजरा कि सास भी हमें छोड़कर चली गईं। अब तो मुझसे बोलने वाला भी घर में कोई नहीं रहा। कंपनी का सारा भार विजय के कंधों पर आ गया था। उन दिनों न उन्हें खाने की फुर्सत थी और न सोने की। सुबह आनन फानन नाश्ता करके जाते तो ये खबर न रहती कि शाम को डिनर पर कब आएंगे। मिल में इन दिनों काफी दिक्कतें आ गई थी। मजदूरों की हड़ताल चल रही थी। ये बातें भी मुझे बाहर से पता चलती थी। वे तो इन बातों का जिक्र ही नहीं करते थे। शाम को डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाकर खाना खाते। कभी भी तो मुझे इस अंग्रेजी सभ्यता पर क्रोध भी आता। कुर्सी पर बैठकर खाए, जो चाहिए खुद ले लीजिए और रोटी के लिए नौकर को आवाज लगा दीजिए। कभी जी में आता कि मैं भी माँ की तरह अपने हाथों से रसोई बनाऊं, सबको सामने बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाऊं, दाल में नमक पूछूं, ये भी पूछूं कि क्या चाहिए। पर यहाँ तो पति पत्नी के बीच संवाद ही नहीं था। कोई विषय ही नहीं था जिस पर हम चर्चा कर सकें। ये सब सोचकर मेरी आंखें भर आती। खैर धीरे धीरे फैक्ट्री की समस्याएं कम हो गईं। विजय ने सब कुछ संभाल लिया था। इसी बीच एक दिन दीपक कुमार की पत्नी से शॉपिंग सेंटर पर मुलाकात हुई। उन्होंने विजय की तबीयत के बारे में पूछा तो मैं हैरान हुई। फिर जब उन्होंने कहा कि विजय का ब्लड प्रेशर पिछले दिनों बढ़ गया था तो मैं हक्की बकी रह गई। ये तो हद थी खामोशी की। उस रात मैंने खाना नहीं खाया। जब विजय ने मेरे बालों में हाथ फेरते हुए इसकी वजह पूछी तो मैं उनके सीने से लगकर खूब रोई और फिर मैंने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। पूरी बात सुनकर विजय इत्मीनान से बोले, दरअसल मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम बहुत सीधी हो और बेकार में दुखी होगी। यही सब सोचकर मैं अपना दुख खुद सहता गया और वैसे भी यह इतनी बड़ी बात थोड़ी ही है। लेकिन विजय, तुम्हें क्या मालूम कि तुम जिस बात को मामूली समझते हो वही बात मेरे लिए कितनी बड़ी है। अपने पति की बीमारी के बारे में मुझे बाहर वालों से पता चले, ये कितनी कष्टप्रद बात है मेरे लिए। इसे तुम क्या समझो। इसके बाद मेरे मन का कटघरे में विजय और फिर रात भर की जिरा। मैं कभी किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन इतना सोचती थी कि रात भी छोटी पड़ जाती। फिर वत्सला पैदा हुई। वत्सला को मैंने सामान्य बच्चों की तरह पाला। हालांकि उसके हिस्से का संपूर्ण प्यार उसे दिया, लेकिन उससे कोई आशा नहीं बांधी। अब मैंने अपनी इस नियति को स्वीकार कर लिया था। वैसे भी आशाएं जब टूटती हैं तो दिल जार जार रोता है और अब वो दुख मेरी बर्दाश्त से बाहर था। वत्सला ने मेरी काफी सेवा की। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। प्यार तो मुझे अरुण भी करता था, लेकिन अपने डैडी के सामने वो मुझे भूल जाता। शायद वह जानता था कि मैं तो उसे प्यार करती ही हूँ, इसलिए डैडी से जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें उनका प्यार भी वसूल कर लूं। वो हमेशा अपने डैडी की तरफदारी करता। पिकनिक कहाँ जाएंगे, घर में किस कलर का पेंट होगा, बर्थडे किस तरह मनाया जाएगा या दिवाली में कितनी आतिशबाजी छोड़ी जाएगी, ये सब निर्णय बाप बेटा खुद मिलकर करते थे। लेकिन वत्सला मेरी वकालत करती रहती और उसके डैडी अक्सर उसकी बातें मान लिया करते। वत्सला को मेरी पसंद की चीजें ही अच्छी लगती।
अपनी शादी के वक्त भी उसने सारे कपड़े और गहने मेरी पसंद के ही लिए। उसे देखकर मुझे जब अपना बचपना याद आता, माँ की फटकार याद आती तो मेरे आंसू छलक आते। माँ ने हमेशा मेरी बालसुलभ इच्छाओं को दबाया। उन्होंने मुझे उन तारीफों से वंचित रखा जो एक किशोरी के विकास के लिए जरूरी हैं। हालांकि विजय ने अपने सारे कर्तव्यों को पूरा किया, फिर भी मुझे एक पत्नी के अधिकारों से दूर रखा। अरुण ने मेरे ममत्व को ठेस पहुंचाई, जबकि मैंने उसे पालने में कोई कमी या कसर नहीं छोड़ी। दरअसल हम स्वार्थी माने ऐसे ही दुखी होती हैं जब हमारे बच्चे हमारे प्यार के बदले की गई हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करते। लेकिन वत्सला, जिससे मैंने कभी कोई आशा ही नहीं की, मुझे जीवन भर का संपूर्ण प्यार दिया। जब वो मेरे सिर में अपने छोटे छोटे हाथों से बाम लगाती तो यही एहसास होता कि मैं अपनी माँ की गोद में सोई हूँ। जब वो अपने कॉलेज की या दोस्तों की बातें बताकर हंसाती तो उसमें मुझे अपनी अंतरंग सहेली की झलक नजर आती। यद्यपि मैंने उससे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मेरे दुख को महसूस करती थी। उसकी शादी के दिन मैं उसे निहार निहार कर खूब रोई। विदाई के समय तो मैं बेहोश हो गई थी। विजय ने अरुण को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। उस दिन भी मेरी आंखों में आंसुओं की बाढ़ नहीं थम रही थी जब उसने मेरे कंधों पर हाथ रखकर कहा, मम्मा, अपना ख्याल रखना। मैं उससे लिपटकर ऐसे बिफर पड़ी कि फिर संभल न पाई। विजय ने मुझे अरुण से अलग किया और फिर मैं घर कैसे पहुंची, मुझे कुछ याद नहीं। अब तक तो घर में चहल पहल थी। दोनों बच्चों के चले जाने के बाद घर काटने को दौड़ता। नौकरों की चहल पहल से अपने जीवित होने का एहसास होता। मन के भीतर तो पहले ही सूनापन था, अब बाहर भी वीराना हो गया। यही सब सोचते सोचते कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह घड़ी के अलार्म से नींद टूटी। सिर दर्द से भारी हो रहा था। आंखों की दोनों कोराएं नम थीं। मैं उठकर बाथरूम में चली गई। चाय के साथ विजय को अरुण के फोन के बारे में बताने के लिए खुद को तैयार जो करना था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।